रामपुर गांव की दलित बस्ती, जिसे लोग नीचे टोला कहते थे, में जीवन की हलचल शुरू हो चुकी थी। मिट्टी के कच्चे घरों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं। औरतें पानी भरने के लिए बस्ती के एकमात्र पुराने हैंडपंप पर कतार में थीं और पुरुष खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे। यह गांव दो हिस्सों में बंटा था। एक तरफ ऊंचा टोला, जहां गांव के दबंग और साधन संपन्न लोग रहते थे, जिनके पक्के मकान और चौड़े आंगन उनकी ताकत का मौन प्रदर्शन करते थे। दूसरी तरफ नीचे टोला, जो गांव के सिरे पर बसा था, जहां दलित समुदाय के लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। दोनों टोलों के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत दीवार थी, परंपरा, भय और सत्ता की दीवार। इसी नीचे टोले में रहता था बीरन, 20-21 साल का दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए नौजवान। उसके पिता मंगलू गांव के सबसे बड़े दबंग जमींदार शेर सिंह, गांव वाले उसे मालिक कहते थे, कि खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। मां सोमा ऊंचे टोले के घरों में चौका बर्तन करती थी। बीरन खुद भी पढ़ लिख नहीं पाया था। बचपन से ही उसे माँ बाप के साथ काम में जुटना पड़ा। लेकिन उसके मन में एक आग थी, एक सवाल था। क्यों उनकी जिंदगी ऐसी है? क्यों उन्हें हमेशा सिर झुकाकर चलना पड़ता है? क्यों ऊंचे टोले का कोई बच्चा भी उन्हें नाम लेकर पुकार सकता है, जबकि उन्हें हर किसी को जी हुजूर कहना पड़ता है? उस सुबह बीरन रोज की तरह मालिक के खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में ऊंचे टोले के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि मालिक का बेटा जगत अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंसी मजाक कर रहा था। जगत की उम्र भी बीरन के आसपास ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सत्ता का नशा और आंखों में क्रूरता साफ झलकती थी। बीरन ने नजरें झुका लीं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ए, रुक! जगत की आवाज आई। बीरन ठिठक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पलटकर देखा। कहाँ भागा जा रहा है रे? जगत ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। खेत पर मालिक, बीरन ने धीमी आवाज में कहा। खेत पर? आज तेरे बाप को भेजा तो है। तू आज मेरे घर पर काम करेगा। चल, मेरे घोड़े को नहला दे और अस्तबल साफ कर दे, जगत ने हुक्म दिया। बीरन के अंदर का खून खौल उठा। उसे खेत पर जाना था, वहां बहुत काम था, लेकिन जगत का हुक्म टालने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। अस्तबल की गंदगी साफ करते हुए और घोड़े को नहलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। अपमान की आग उसे जला रही थी। उसे याद आया कैसे कुछ दिन पहले नीचे टोले की एक लड़की माया सिर्फ इसलिए पिट गई थी क्योंकि उसकी बकरी गलती से मालिक के खेत में घुस गई थी। उसे याद आया कैसे उसके चाचा को सिर्फ इसलिए डांटा गया था क्योंकि उसने ऊंचे टोले के कुएं से पानी भरने की कोशिश की थी, जबकि उनका हैंडपंप खराब पड़ा था। यह रोजमर्रा का अपमान था, जो धीरे धीरे जहर की तरह उनके जीवन में घुल रहा था। लेकिन आज जगत का व्यवहार बीरन को तीर की तरह चुभा था। काम खत्म करके जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बीरन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोटी खाने बैठ गया। उसके पिता मंगलू थके हारे लौटे थे। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। मालिक आज बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि फसल की कटाई में देरी हो रही है। कल सबको सुबह तड़के ही पहुंचना है, उन्होंने कहा। रात को बीरन को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसके कानों में जगत की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि अब और नहीं सहा जाता। कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या? वह अकेला क्या कर सकता था? मालिक और उसके बेटे जगत की ताकत पूरे गांव पर थी। पुलिस, प्रशासन सब उनकी जेब में थे। अगले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। गांव में एक मेले का आयोजन होने वाला था, जो हर 5 साल में एक बार होता था। मेले को लेकर नीचे टोले में भी थोड़ा उत्साह था। बच्चे नए कपड़ों की जिद कर रहे थे। औरतें थोड़ी खरीदारी की सोच रही थीं। बीरन का छोटा भाई कालू, जो अभी 12 साल का था, मेले को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित था। वह बीरन से कहता, भैया, मुझे वो उड़ने वाला झूला झूलना है। बीरन मुस्कुरा देता, हाँ कालू, जरूर झुलाऊंगा। मेले का दिन आया। गांव के बाहर एक बड़े मैदान में दुकानें, झूले और सर्कस लगे थे। ऊंचे टोले और नीचे टोले दोनों जगह के लोग मेले में आए थे। हालांकि यहां भी एक अदृश्य बंटवारा था। नीचे टोले के लोग थोड़ा सहमे सहमे से एक किनारे पर ही घूम रहे थे। बीरन अपने भाई कालू और कुछ दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा था। कालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने झूला झूला, कुछ खिलौने खरीदे।
तभी उनकी नजर ऊंचे टोले के लड़कों के झुंड पर पड़ी, जिसका नेतृत्व जगत कर रहा था। वे जोर जोर से हंसते हुए स्टॉलों पर रौब जमाते हुए घूम रहे थे। बीरन ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि दूसरी तरफ निकल चलें। वे बचकर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि कालू का पैर किसी पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ाकर सीधा जगत से जा टकराया। जगत, जो अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहा था, अचानक इस टक्कर से बौखला गया। अंधा है क्या रे? वह चिल्लाया। कालू डर के मारे कांपने लगा। बीरन तुरंत आगे बढ़ा। माफ कर दो मालिक, बच्चा है, गलती से। चुप रह तू, जगत ने बीरन को धक्का दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, नीचे जात का होकर? जगत के दोस्तों ने भी बीरन और उसके साथियों को घेर लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। कालू रोने लगा था। इसने मुझे अपवित्र कर दिया, इसकी सजा तो इसे मिलेगी, जगत ने क्रूरता से कहा और आगे बढ़कर कालू को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कालू गिर पड़ा। बीरन का खून खौल उठा। वह अपने भाई को पिटते हुए नहीं देख सकता था। उसने जगत का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसे छोड़ दो, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम मुझसे जबान लड़ाएगा? जगत गुस्से से पागल हो गया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर बीरन और उसके साथियों पर हमला कर दिया। वे संख्या में ज्यादा थे और ताकतवर भी। बीरन और उसके दोस्त बुरी तरह पिटने लगे। मेले की भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। ऊंचे टोले के कुछ लोग तो इस दृश्य का मजा ले रहे थे। कालू रोता बिलखता रहा। बीरन को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वह अधमरा हो गया। उसके सिर से खून बह रहा था, कपड़े फट गए थे। उसके दोस्तों की भी हालत खराब थी। जगत और उसके गुंडे उन्हें पीटते रहे जब तक कि वे थक नहीं गए। आज तो इतना ही काफी है, अगली बार आंख उठाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा, जगत ने धमकी दी और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। बीरन के बाकी साथी जैसे तैसे उसे और कालू को उठाकर नीचे टोले की तरफ भागे। खबर बस्ती में आग की तरह फैली। औरतें रोने लगीं, मर्द गुस्से और बेबसी से भर उठे। मंगलू और सोमा अपने बेटों की हालत देखकर बदहवास हो गए। बीरन को गहरी चोटें आई थीं। वह बेहोश था। कालू सहमा हुआ था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान सूज गया था। बस्ती के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए। यह तो हद हो गई, एक ने कहा। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? दूसरे ने निराशा से कहा। मालिक के खिलाफ कौन जाएगा? पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, किसी ने सुझाव दिया। पुलिस? मंगलू की आवाज में कड़वाहट थी। वो हमारी सुनेंगे? वो तो मालिक के जूते चाटते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत करके अगले दिन पास के कस्बे में पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मंगलू, बीरन के चाचा और 2-3 और लोग डरे सहमे थाने पहुंचे। थानेदार, एक मोटी तोंद वाला आदमी, उन्हें देखकर ही नाक भौं सिकोड़ने लगा। क्या बात है? उसने रूखेपन से पूछा। मंगलू ने हिम्मत करके पूरी घटना बताई। थानेदार ने पूरी बात सुनी, बीच बीच में जम्हाई लेता रहा। फिर उसने कहा, देखो, मेले में धक्का मुक्की हो जाती है, बच्चों का झगड़ा था, तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो। जाओ, आपस में सुलझा लो। सुलझा लें? हमारे बच्चे को बुरी तरह मारा है, वह बेहोश है, बीरन के चाचा ने कहा। तो क्या सबूत है कि जगत ने ही मारा है? मेले में हजारों लोग थे, किसी और ने मारा होगा, थानेदार ने लापरवाही से कहा। और वैसे भी तुम नीचे टोले वालों की आदत होती है बात को बढ़ाने की। जाओ यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। वे लोग निराश और अपमानित होकर लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि न्याय का दरवाजा उनके लिए बंद है। बीरन को होश आने में 2 दिन लग गए। जब उसे होश आया तो उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था, अपमान और बेबसी का दर्द। उसे कालू का डरा हुआ चेहरा याद आया, थानेदार का रूखा व्यवहार याद आया। उसे लगा कि अब चुप रहना कायरता होगी, मौत से बदतर होगा। उसने तय कर लिया कि वह लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो उसने बस्ती के नौजवानों को इकट्ठा किया। वे सभी गुस्से में थे, लेकिन डरे हुए भी थे। हम कब तक ऐसे झेंगे? बीरन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। कब तक ये जुल्म सहेंगे? मेले में जो हुआ वो आज मेरे और कालू के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं बीरन? एक लड़के, सुरेश ने पूछा। उनके पास ताकत है, पैसा है, पहुंच है। हमारे पास भी कुछ है, बीरन ने कहा। हमारे पास हमारी एकता है। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकता?
तुम भूल गए पिछली बार जब हमने मजदूरी बढ़ाने की बात की थी तो मालिक ने क्या हश्र किया था? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हम सबको कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा था। हाँ, मुझे याद है, बीरन ने कहा। लेकिन तब हम बिखरे हुए थे। इस बार हमें संगठित होना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। बीरन की बातों में एक जोश था, एक सच्चाई थी, जिसने कुछ नौजवानों को प्रभावित किया। सुरेश, जो बीरन का बचपन का दोस्त था, सबसे पहले उसके साथ आया। धीरे धीरे कुछ और लड़के भी हिम्मत जुटाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। उनका पहला कदम था मालिक के खेतों में काम करने से इनकार करना, जब तक कि जगत को सजा नहीं मिलती और मालिक इस घटना के लिए माफी नहीं मांगते। यह एक बड़ा फैसला था। उनकी रोजी रोटी मालिक के खेतों पर ही निर्भर थी। काम बंद करने का मतलब था भूखे मरना। बस्ती के बुजुर्ग इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि मालिक का गुस्सा पूरी बस्ती को जला देगा। बीरन, बेटा, होश से काम ले। मंगलू ने उसे समझाने की कोशिश की। हम गरीब लोग हैं, मालिक से बैर लेकर कहां जाएंगे? मंगलू की आवाज में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। बाबा, अगर हम आज डर गए तो जिंदगी भर डर कर ही जीना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि कालू और आने वाली पीढ़ी भी यही जिल्लत सहे? बीरन ने अपने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा। भूखे रहने का डर मरने के डर से बड़ा नहीं है, और जिस तरह हम जी रहे हैं वो मौत से कम भी नहीं। सोमा, जो अब तक चुपचाप आंसू बहा रही थी, अपने बेटे के पास आई। उसने बीरन के सिर पर हाथ फेरा। बेटा ठीक कह रहा है, बहुत सह लिया, अब और नहीं। सोमा की आवाज में एक अनूठी दृढ़ता थी, जिसने मंगलू समेत कई बुजुर्गों को चौंका दिया। शायद मां का दिल अपने बच्चों पर हुए अत्याचार से सबसे ज्यादा आहत था। सोमा के समर्थन ने हवा का रुख बदल दिया। बस्ती के कई और लोग, जो अब तक दुविधा में थे, बीरन के साथ खड़े होने को तैयार हो गए। यह तय हुआ कि अगले दिन से कोई भी मालिक शेर सिंह या ऊंचे टोले के किसी भी जमींदार के खेत में काम करने नहीं जाएगा। अगली सुबह नीचे टोले से खेतों की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। मालिक शेर सिंह के मुनीम ने आकर आवाज लगाई, डांटा, धमकाया, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। यह अभूतपूर्व था। रामपुर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खबर ऊंचे टोले पहुंची तो हड़कंप मच गया। शेर सिंह अपने आलीशान घर के बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था जब मुनीम ने हांफते हुए यह खबर सुनाई। शेर सिंह की आंखों में पहले तो अविश्वास झलका, फिर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने हुक्का एक तरफ फेंका। इन कमीनों की इतनी हिम्मत! उनकी औकात क्या है कि वे मेरे हुक्म को टालें? वह दहाड़ा। जाओ, सबको घसीट कर लाओ यहां। मुनीम डरते हुए बोला। मालिक, वे लोग घर से निकल ही नहीं रहे, दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो दरवाजे तोड़ दो, आग लगा दो उनके झोपड़ों में, शेर सिंह चिल्लाया। लेकिन फिर उसे कुछ खटका। आग लगाना, तोड़फोड़ करना मामले को बढ़ा सकता था। शायद पुलिस या बाहर के लोगों का दखल हो जाए, जो वह नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, जाने दो। कब तक भूखे रहेंगे? 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी, तब पैर पकड़ते हुए आएंगे। शेर सिंह ने सोचा था कि यह विद्रोह 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे टोले में पहले 2 दिन मुश्किल से कटे। घरों में जो थोड़ा बहुत अनाज था, उसी से काम चलाया गया। बीरन और सुरेश ने नौजवानों की टोलियां बनाई। वे बस्ती में गश्त लगाते, लोगों का हौसला बढ़ाते। उन्होंने तय किया कि जिसके घर में खाना कम है, दूसरे उसकी मदद करेंगे। सब मिल बांट कर खाएंगे। तीसरे दिन भूख का असर दिखने लगा। बच्चे बिलखने लगे थे। कुछ लोग हिम्मत हारने लगे थे। बीरन, ये कब तक चलेगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक औरत ने रोते हुए कहा। चाची, हिम्मत रखो। अगर आज झुक गए तो फिर कभी सिर नहीं उठा पाएंगे, बीरन ने समझाया। उधर शेर सिंह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खेतों में काम रुका पड़ा था। फसल कटाई का समय था। देरी का मतलब था नुकसान। उसने अपने बेटे जगत को बुलाया। जगत, कुछ कर। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जगत की आंखों में वही क्रूर चमक थी। आप चिंता मत करो बापू, मैं देखता हूं इन्हें। उस रात जब सारी बस्ती सो रही थी, कुछ नकाबपोश लोग नीचे टोले में घुसे। उन्होंने बस्ती के एकमात्र हैंडपंप को तोड़ दिया। पानी का एकमात्र स्रोत बंद हो गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो हाहाकार मच गया। अब पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया था। यह जरूर जगत का काम है, सुरेश गुस्से में बोला। हमें कुछ करना होगा, बीरन ने कहा। पास के गांव में नदी है,
लेकिन वहां जाने का रास्ता ऊंचे टोले से होकर गुजरता है। वे हमें जाने नहीं देंगे। तभी एक बूढ़े आदमी, जो कभी शहर में काम कर चुका था, ने कहा, यहां से पूरब की तरफ जंगल के रास्ते से एक पुराना सूखा हुआ सोता है। शायद बरसात के बाद उसमें थोड़ा पानी जमा हो गया हो। रास्ता मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। बीरन ने तुरंत कुछ नौजवानों को साथ लिया और उस सोते की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता वाकई बहुत खराब था, कंटीली झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे आखिरकार उस सोते तक पहुंचे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि सोते में थोड़ा ही सही पर साफ पानी जमा था। वे लोग बर्तन भरकर पानी लाए। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने बस्ती वालों का हौसला बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि अगर वे साथ रहें तो मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। लेकिन शेर सिंह और जगत चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने गांव के बनिए को धमकाया कि नीचे टोले वालों को उधार पर राशन न दे। जिनके पुराने कर्ज थे, उन पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया जाने लगा। बस्ती की आर्थिक कमर टूटने लगी। कई परिवार ऐसे थे जिनके पास अब खाने को एक दाना नहीं बचा था। बीरन और उसके साथी कहां तक मदद करते। एक शाम जब बीरन और सुरेश बस्ती के हालात पर बात कर रहे थे, मंगलू दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बीरन, गजब हो गया। मालिक के आदमी कालू को उठा ले गए। बीरन और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू को? कब? कैसे? मैं और तेरी मां खेत से लौट रहे थे। वे चुपके से पास के एक छोटे किसान के खेत में मजदूरी करने गए थे ताकि घर में कुछ खाने को आ सके। हमने देखा कि जगत और उसके दो आदमी कालू को घसीटते हुए ऊंचे टोले की तरफ ले जा रहे थे। कालू रो रहा था, चिल्ला रहा था। मंगलू की आवाज रूंध गई। बीरन की आंखों में खून उतर आया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, वह गुस्से में चिल्लाया और ऊंचे टोले की तरफ भागा। सुरेश और बस्ती के कई और मर्द उसके पीछे भागे। उनके हाथों में लाठियां और कुल्हाड़ियां थीं। आज वे आर पार की लड़ाई के मूड में थे। वे ऊंचे टोले के मुहाने पर पहुंचे ही थे कि सामने से शेर सिंह, जगत और उनके 10-12 लठैत खड़े मिले। उनके हाथों में भी लाठियां और बंदूकें थीं। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लाशें बिछा दूंगा, शेर सिंह गरजा। हमारे लड़के को छोड़ दो मालिक, मंगलू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लड़का? जगत हंसा। कौन सा लड़का? हमने किसी को नहीं पकड़ा। झूठ मत बोलो, हमने खुद देखा है, सुरेश चिल्लाया। अच्छा, देखा है? जगत ने अपनी बंदूक बीरन की तरफ तान दी। तो अब अपनी मौत भी देख ले। तभी शेर सिंह ने जगत का हाथ पकड़ लिया। नहीं जगत, अभी नहीं। वह बीरन की तरफ मुड़ा। सुनो ध्यान से, अगर तुम लोग कल सुबह से काम पर नहीं लौटे तो अपने लड़के को भूल जाना। और हां, अगर पुलिस या बाहर किसी को खबर करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बीरन और बाकी लोग बेबस खड़े रह गए। उनके पास लाठियां थीं, लेकिन सामने बंदूकें थीं। और सबसे बड़ी बात, कालू उनकी कैद में था। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। क्या करें बीरन? सुरेश ने पूछा। उसकी आवाज में हताशा थी। बीरन चुप था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर काम पर लौटते हैं तो यह उनकी हार होगी। उनका सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। अगर नहीं लौटते तो कालू की जान खतरे में पड़ जाएगी। वे लोग भारी मन से नीचे टोले लौट आए। इससे आगे की कहानी अगले भाग में।